स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आपको पता ही है मैंने आपके साथ 7 चैप्टर शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर का नाम है जी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिजम्स का नाम बनाएं और क्यों इम्पोर्टेंट है हम उनको क्लासीफाई करें, क्योंकि अगर हम उनको क्लासीफाई नहीं करते तो बेटा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको समझना और उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी क्वालिटीज़, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करना। फिर मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल के साथ समझाया था कि जो मैंगो है, जिसको हम आम बोलते हैं, उसके कितने अलग अलग नाम हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो कोई साइंटिफिक नेम इसलिए रखा गया ताकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैंगो का एक ही नाम हो। जैसे उसको बोलते हैं होम मैग्नीफेरा। अब अगर मैग्नीफेरा मैंगो का नाम है साइंटिफिक नेम, उसके साथ अगर इंडिका लग जाता है बेटा, सो इंडिका का मतलब होता है इंडियन मैंगो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम साइंटिफिक नेम क्यों रखते हैं। साइंटिफिक नेम डिफ़िकल्ट तो होते ज़रूर हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमेशा 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं और वो 3 चीज़ें हैं जी बेटा, जीनस और स्पीशीज़। और जीनस और स्पीशीज़ के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जीनस और स्पीशीज़ होती क्या है। ठीक है, सो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है और जिनकी हैबिट्स भी सेम है और जो देखने में भी आज सेम लगते हैं, ठीक है, वो आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड शेप एज वेल एज हैविंग सेम कैरेक्टर। उन सब उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशीज बोलते हैं। सो बेटा, तो ये सब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है ताकि हमारी स्टडी इजी हो जाए। फिर आया था, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सीन लाइव फ्रॉम अराउंड अस। सो 3 तरह की एग्जाम्पल्स की रेंज अगर आप देखो तो प्लांट में कितनी बड़ी रेंज है बेटा। प्लांट 3 तरह के होते हैं, 6th क्लास में आपने किया था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स बेटा वो प्लांट होते हैं जिनको हम जो बहुत ही छोटे होते हैं और जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह बेटा श्रब्स वो प्लांट होते हैं, कीप ऑन बाबू, वो ऑन रखना, घास आ रही है। और जो श्रब्स होते हैं वो श्रब्स होते हैं बेटा हमारी हाइट के और वुडी स्टेम होती है इनकी। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे प्लांट्स यानी ट्रीज। जो ट्रीज होती हैं वो हमसे हाइट में बड़ी होती हैं। अब आगे क्लासिफिकेशन का आज हम देखने वाले बेसिस क्या है। ठीक है, तो बहुत ही समय से बेटा एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे। तो ग्रीक थिंकर था एक, उसका नाम था अरिस्टोटल। तो बेटा अरिस्टोटल ने क्या किया था, उसने एनिमल्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। किस बेस के ऊपर? कि वो पानी में रहते हैं या वो ज़मीन पे रहते हैं। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर अरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासीफाई करा। पानी वाले एनिमल अलग करने लग गया वो, और ज़मीन वाले एनिमल, लैंड वाले एनिमल्स को अलग करने लग गया। ये बहुत सिंपल वे था जिससे हम लाइफ को देख सकते थे, बट इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगी थी। मतलब ये अच्छा क्लासिफिकेशन का मेथड नहीं था। ओके, अब इनमें प्रॉब्लम क्या आने लगी थी, जैसे फॉर एग्जांपल देखा बेटा, कुछ एनिमल्स हैं जो सी में आपको मिलेंगे, जैसे कोरल्स हैं, वेल्स हैं, ऑक्टोपस हैं, स्टारफिश हैं, ठीक है, और शार्क। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो कि ये जितने भी एनिमल हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनके अलग अलग तरह से आप इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे आप वेल को देखो तो उसकी मछली की तरह बॉडी होती है। अगर आप बेटा हमारे ऑक्टोपस को देखोगे तो ऑक्टोपस की आर्म्स होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हैबिटेट एक ऐसा पॉइंट है जो वो कॉमन शेयर कर रहे थे। हैबिटेट पता हूँ आपको क्या होता है? हैबिटेट होता है जहाँ पर हम रहते हैं। तो देखो जी, कोरल हो गया, वेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, शार्क हो गया, ये सभी के सभी एक दूसरे से डिफरेंट, पर सारे कहाँ मिलेंगे हमें? समुंदर में। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट वेट नहीं था जिसमें हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे थे। अप्रोप्रिएट वे चाहे या तो हम उनको बोल रहे थे कि वो एनिमल ज़मीन पे रहने वाले या एनिमल पानी में रहने वाले।
तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ना, ये फॉल्टी थी कि एनिमल्स को भी सेपरेट कर दो सिर्फ इस बेस के ऊपर के वो पानी में रहते हैं कि ज़मीन पे रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर बेटा नई डिवीजन आनी थी, नई क्लासिफिकेशन को स्टडी करने की नीड थी। ठीक है, तो क्योंकि इनके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल रहे थे, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो था वो ग्रुप्स के अंदर वेरी करने लग गया और नई क्लासिफिकेशन आई। तो अगर आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी एनिमल को, प्लांट को या किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने वालते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से करैक्टर हैं जिसमें वो सेम है या कौन कौन से करैक्टर हैं जिसमें वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इन वेज को, जिन तरीक़ों से हम केमिकल एनिमल्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, उनको बोलते हैं बेटा करैक्टर्स। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें तो बेटा ह्यूमन बीइंग्स के क्या करैक्टर हैं? सबसे पहला करैक्टर ये है कि हमारे पास जो हैंड्स और जो हमारे फीट हैं उनमें 5-5 फिंगर्स होती, कॉमनली, रेयरली आपको 6 देखने को मिलेंगी। हमारे सभी के फेस पे एक नोज़ है, 2 आईज़ हैं, ठीक है, 2 लिप्स हैं, 2 कान हैं। तो ये हमारा एक करैक्टर बन गया। तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये कॉमन मिलेगा ह्यूमन बीइंग में। आपको हर फेस के ऊपर 2 आंखें मिलेंगी, एक नाक मिलेगी, एक माउथ मिलेगा जिससे हम खाना खाते हैं, और 2 कान मिलेंगे। कभी आपने ऐसा सुना कि एक ऐसा आपने आदमी देखा हो जिसकी 5 आंखें हो, या ऐसा आदमी देखा हो जिसकी 2 नाक हो? ऐसा नहीं होता ना। तो ये करैक्टर होते हैं और ये हमेशा फिक्स होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए, फिक्स होते हैं ये। ठीक है, अब आगे, यानी पर्टिकुलर फीचर, जैसे हमारे पास 5 फिंगर है, वही मैंने बात की हर हाथ में। और इसी तरह हम भाग सकते हैं, और आपकी जो बैनियन ट्री है वो नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा इनको और डीपली हम स्टडी करते हैं। इन कैरेक्टर्स को और डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स बनाने पड़ते हैं। अब आप ये मुझे बताओ कि जो स्टोन वॉल है वो कैसे बनी, कैसे एक दीवार बनती है? तो दीवार में बेटा ईंटें लगती हैं, ईंटों से दीवार बनती है। तो इसी तरह बच्चों, इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी भी सेल से बनी हुई है। जैसे ईंटें मिलके दीवार बनाती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अभी पीछे भी आप करके आए हो, हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है एक सेल। आगे फिर उसके बाद बेटा, जिस तरह से अगर किसी वॉल के अंदर अलग अलग स्टोन से वॉल बनी है तो अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में भी अलग अलग तरह के सेल्स भी होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसी तरह, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है, अगर आप किसी दीवार की बात करो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, जिसको नींव बोलते हैं। ठीक है, सो हम इसी तरह हमारे भी, अगर जब हम एनिमल्स को क्लासीफाई करें, प्लांट्स को क्लासीफाई करें, तो कुछ बेसिक करैक्टर आपको सब में मिलेंगे। उनमें 2 बेसिक करैक्टर आपको बताऊं, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो बेटा, वो रेस्पिरेशन जरूर करते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़रूर होती है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये करैक्टर तो बच्चों आपको हर जगह मिलते ही मिलते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा करैक्टर्स को स्टडी करने लग गए क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम सेल का नेचर शुरू करते हैं, उसके बेस के ऊपर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। अगर तो सेल एक ही सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो हम उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं,
अगर वो एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ तो हम उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो आइए, जैसे फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनकी जितने भी ऑर्गेनेलीज होती है, आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो डिफरेंट किया होगा छोटी क्लासेस में। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं एडवांस सेल, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव सेल। एडवांस का मतलब आप कह सकते हो कि जिनमें मॉडिफिकेशन होगी, जो अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल है जो मॉडिफाई नहीं हो पाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये सभी बातें। तो देखो जी, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हर ऑर्गेनेली के ऊपर, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और उनमें न्यूक्लियस भी होता है, और इनके थ्रू सारा सेलुलर प्रोसेस होता है। आपको बताया था मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है हमारी सेल की, और जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है, एक तरह से ब्रेन होता है सेल का न्यूक्लियस। फिर उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ आपके साथ। आगे आपको यहाँ पे बताया हुआ है, फिर आगे बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियोटिड सेल्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो स्पेशल फंक्शंस भी कर सकते हैं। तो सिंपल न्यूक्लियस के बेस के ऊपर भी क्लासीफाई कर सकते हो आप ऑर्गेनिज्म को। अगर तो आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर तो हम उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो हम उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। फिर उसके बाद देखो जी, क्या सेल सिंगली मिल रहे हैं आपको, क्या वो ग्रुप में मिल रहे हैं, इसके बेस के भी ऊपर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हो। अगर तो सिंगली सेल मिल रहा है तो आप उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अगर एक से ज़्यादा आपको सेल मिल रहे हैं तो आप उसको बोलोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो कैरेक्टर हम ये देखेंगे, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स में बेटा हमारे प्लांट्स ही आते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स को खाते हैं या जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो इसके बेस के ऊपर भी आप एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकते हो। फिर आप इस बेस पे भी सेपरेट कर सकते हो कि क्या ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द स्पेशल ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट फंक्शंस। सो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कौन से ऑर्गन है उसके बेस के ऊपर भी आप उनको सेपरेट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉप्स में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हेटेरोट्रॉप्स में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये मेन पॉइंट है जिनके बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट उनका वो किस सेल के बने हैं, यूकैरियोटिक के, प्रोकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तीसरा पॉइंट अपना खाना खुद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चौथे पॉइंट में कि वो सारा परफॉर्म कर सकते फोटोसिंथेसिस के नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट उनकी बॉडी के बेस के ऊपर और उनके ऑर्गन के बेस के ऊपर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो बेटा, ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। रोज़ मैं आपको एक एक डेटेड पेज करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आज हम एक क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसके आज के लेक्चर के क्वेश्चन आंसर है, विच डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टर फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है कि प्लेस वेयर दे लिव और द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ। तो डेफिनेटली बेटा बी पार्ट, किस तरह के उनके सेल हैं,
यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बेस पे हम अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक तो बेटा सेल के ऊपर ही है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट, ऑन द व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट और ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे मेक फूड, क्योंकि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक। सो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे सेफ।